welcome back to our channel Geo for You and we are back with another topic of class 12 biology. तो आज का हमारा चैप्टर एंड आवर टॉपिक्स आर देयर. सो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से कनेक्ट करने वाले हैं. थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा. तो आपने अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वो नहीं पढ़ा है या वो उसकी वीडियोस नहीं देखी है, तो जाकर वो वीडियोस देख लो फटाफट. उसके बाद ये वाली वीडियो देखें. आप डायरेक्ट ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बाद वो भी देख सकते हैं. कनेक्ट कर लोगे आप, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो देखते हैं. यहाँ पे मैंने सारे ऊपर की हेडिंग्स लिख दी है. हम एक एक करके हेडिंग्स को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स भी लिखवा दूंगी. काफी डिटेल में नहीं लिखना है हमें. प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर मैंने ये काफी डिटेल में दे दिया है. लेकिन जो सब टॉपिक्स है, दीज आर जस्ट इंट्रो, ताकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये आता है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, तो आपको ये सारी लिखनी होती है. अब हम समझते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से. शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैप्टर के नाम से. तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब पढ़ लिया था, उसके प्रोसेस पढ़ लिए थे, आफ्टर प्रोसेस, बिफोर प्रोसेस सब पढ़ लिया था, है ना. प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जो भी था, ठीक है, वो सब आपने क्या कर लिया? पढ़ लिया. लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में भी इसका छोटा सा टॉपिक पढ़ा था. 10th क्लास एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, चैप्टर का नाम है शायद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना. तो उस चैप्टर में हमने ये क्या समझा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. उसके अंदर ही एक छोटा सा पार्ट था, हमने उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे और शायद प्रोग्राम्स वगैरह पढ़े हो ना पढ़े हो. तो वहां पे क्या था? छोटा पार्ट था. यहाँ पे पूरा चैप्टर है, तो मतलब काफी डिटेल में बताया है आपको. तो अब हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपके जो रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स हैं या आपके जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनकी हेल्थ ठीक हो तभी तो रिप्रोडक्शन होगा. अगर आपको रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन की जरूरत है वो ही ठीक नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो क्या रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फंक्शनल ही नहीं है, तो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प ही नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब उसकी हेल्थ भी देखनी पड़ती है. अब WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ फिजिकल या आपके इंटरनल या ऑर्गन जो है उसकी फंक्शनैलिटी, ये सब से ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है. सिर्फ इससे नहीं है. इसके अलावा आपकी मेंटल और आपका जो बिहेवियरल है या आपकी क्या बोलते हैं उसको, कि जो इमोशनल हेल्थ है, ये भी मैटर करती है ना. मतलब जैसे अगर मैं इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्ट्रेस की वजह से या आपका ज्यादा टेंशन की वजह से साइकिल क्या हो जाती है? ब्रेक भी हो जाती है कभी कभार, है ना. अब ऊपर नीचे हो जाती है. तो वो क्या है? मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, इसीलिए आपका रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस है वो अफेक्ट कर रहा है. तो इसीलिए WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ फिजिकल या इंटरनल नहीं, मेंटल, बिहेवियरल, सोशल, ये सब भी मैटर करता है. तो आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर करती है कि आपका ऑर्गन भी फंक्शनल हो, सही से काम कर रहा हो, हेल्दी हो, और साथ में आपकी मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल बिहेवियर, ये सब भी ठीक हो. ये भी मायने रखता है ना. इमोशनल बिहेवियर में ये भी आता है कि समहाउ कभी कभार बहुत ज्यादा चाइल्ड अब्यूज हो जाता है या कोई फीमेल अब्यूज हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, जो कि बहुत गलत है. उसमें क्या होता है? आपकी इमोशनल या आपकी विल इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो गलत है. दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स. ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं. हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, मतलब उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजीज आती हैं. तो इंडिया जो है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है फॉर इन स्ट्रेटेजीज को नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए. मतलब इंडिया ही पहला ऐसा कंट्री है जो एक्शन प्लान को, मतलब ये जो प्लान्स हैं, इनको नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट
कर रही है ना। जैसे कि सबसे पहला प्लान इंडिया ने निकाला फैमिली प्लानिंग, जिसमें वो बताता है कि हाउ आपको अपना बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, कैसे आपको फैमिली प्लान करनी है। सुना ही होगा हम दो हमारे दो, है ना। दैट इज द फैमिली प्लानिंग, कि आपको अपने कितने बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही जो है भगवान की देन है, एक क्या चार करेंगे, चार क्या पांच पांच छह छह भी करते हैं लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए। उनको पढ़ाना है, उनको खिलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके पास 5 बच्चे हैं और आपके पास इतना अमाउंट, इतना पैसा नहीं है कि आप पांचों को खिला सके इक्वल अमाउंट में। या तो कोई एक अच्छे से खाएगा या पांचों ही भूखे मरेंगे, है ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो भूखे मरेंगे तो उनकी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो खराब होगी ही, आपकी हेल्थ तो खराब होगी। अब आप खुद सोचो, जो लेडी 5 बच्चों को जन्म दिया, उसने 5 बच्चों को जन्म दिया, तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत डिफरेंस आएगा एज कम्पेयर टू जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया, है ना। तो वो तो खराब होगी ही, साथ ही आपके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। तो think about it before involved in that activity, involved in the reproduction process। आप फैमिली प्लानिंग कीजिए, दैट इज द थिंग। ओके, तो अब क्या है, आपने फैमिली प्लानिंग देख लिया। अब आपकी जो फैमिली प्लानिंग है वो आई थी 1951 में। कब आई थी? 1951। मतलब इसका जो ये जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस है, या जो भी ये प्रोग्राम है, ये आया था 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आरसीएच, आरसीएच क्या होता है पता ही होगा। आरसीएच होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो देखी जा रही है, साथ साथ में जो बच्चा पैदा हुआ है आफ्टर बर्थ, उसकी हेल्थ भी देखी जा रही है। इसमें क्या होता है, पीपल्स के बीच में, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है। क्या बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखो, पर्सनल हाइजीन करो, है ना। अगर जो जिस मदर ने बच्चों को जन्म दिया है उसका अलग केयर होता है, बच्चे का अलग केयर होता है, वो सब प्रोवाइड करना, उनको बताना कि बच्चे को स्टार्टिंग मंथ में ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। दैट इज ऑल कम्स इनटू रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ एक पॉइंट और है, वो है कि आप सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हो। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी मेडिकल जो एसोसिएशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो क्या करती थी, वो इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि ये ना हो कि सिर्फ बोल के काम हो रहा है। आपका काम कैसे हो रहा है, अवेयरनेस के साथ साथ आपको सपोर्ट और आपकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अगला प्रोग्राम था। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी आए। जैसे ही आपका ये वाला प्रोग्राम वर्क करने लगा, उसके बाद आपका अवेयरनेस प्रोग्राम भी आए। जैसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं। जैसे आपको बोला गया कि जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज थी, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, इन लोगों ने क्या करा, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में से ऑडियो विजुअल, इन सब तरीकों से अवेयरनेस फैलाई, है ना। तो ये हो गए वो प्रोग्राम जो कि मीडिया के थ्रू प्रोवाइड किए गए, है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम आए, देखा कि कितना एक्टिवनेस है, उसके बाद आपकी जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की गई। अब यार नॉर्मल पब्लिक तो समझदार है इतनी, है ना, उनको बताया जाएगा, वो समझेंगी, लेकिन बच्चे, हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन से दूर रखते हैं। नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज सेक्स एजुकेशन। और अगर वो किसी चीज पर, या अपने आजकल मोबाइल फोन बहुत चल गए, उसमें अगर वो कुछ देख लेते हैं तो दे आर क्यूरियस, और वो अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से या अपने टीचर्स से पूछने की बजाय वो फिर उन्हीं डिवाइसेस में चेक करने लग जाते हैं। सॉरी, उन्हीं डिवाइसेस में चेक करने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है, उनका ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जब तक उन्हें राइट नॉलेज नहीं दोगे, तब तक उनको नहीं पता है। जरूरी थोड़ी है कि वो राइट वीडियो ही ऑन करे या राइट इंफॉर्मेशन ही ले, क्योंकि
आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, जरूरी नहीं है कि वो उस तरीके से ही हो, है ना? तो बच्चों का क्या है, बच्चे देख कर सीखते हैं। तो जब तक उनको ये एजुकेशन दी नहीं जाएगी, जब तक उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, तो दे डोंट नो उनके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहे हैं। फिर उनको आप बोल भी नहीं सकते ना कि ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने उनको वो प्रोवाइड ही नहीं किया, वो एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं किया जहाँ वो खुल के बोल सके या जहाँ वो पूछ सके, या आपने ही वो एनवायरनमेंट नहीं दिया डायरेक्ट जाकर अपने बच्चों को समझाने वाला। आजकल तो इतना अवेयरनेस हो गई है कि नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को चीजें बताते हैं, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया जाता है, मदर्स जो होती हैं बताती हैं, और इवन अभी इतना ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं चीजें कि आपके फादर्स, आपका ब्रदर, वो सब भी समझते हैं, है ना? पहले के टाइम पे होता था कि नहीं, भाई को नहीं बताना, कि पापा को नहीं बताना। आज के टाइम पे थिंग्स आर बदल चुकी हैं चीजें। वो अब इतना एडवांस, इतना माइंडसेट बदल चुका है कि आपके ब्रदर्स भी सपोर्टिव होते हैं, आपके फादर्स भी सपोर्टिव होते हैं। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में लाया गया, स्कूल्स में ये बताया गया कि पुबर्टी एज क्या होती है, एडोलेसेंट क्या होता है। आपको अगर आपकी फर्स्ट जब पहली बार मेनार्क जो आता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है, गर्ल्स को ये समझाया गया, है ना? और बॉयज को ये अवेयर किया गया कि बट इज जो भी उनका पुबर्टी के टाइम पे प्रोसेस होते हैं, है ना? अब इनकी बॉडी में क्या होता है ना, चेंजेस भी आते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उनकी बॉडी में काफी चेंजेस भी आते हैं, तो उस चेंजेस के बारे में भी स्कूल्स में पढ़ाया गया। इवन मेटिंग के बारे में बताया गया कि मेल एंड फीमेल कैसे बच्चा पैदा होता है। ये सब आपके स्कूल्स में इन्वॉल्व किया गया। आपने नोटिस किया होगा कि फ्री कैंप भी लगाए जाते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन बांटी जाती है एट फर्स्ट टाइम, है ना? अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो तो गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी बताया जाता है, 9th-10th में, 8th-9th में बच्चों को ये समझाया जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट, है ना? तो ये सब चीजें जो है इंट्रोड्यूस की गई स्कूल्स वगैरह में। इसके साथ साथ जब नेक्स्ट बार आई कि अब आपने बच्चों को समझा दिया, अब उन लोगों को समझाया जाए जो कि इस एज में है या शादी वाली उम्र में है या फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब पता है ना, कि दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो उन लोगों को समझाया गया कि वो कैसे एसटीडीज से बच सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि एक ही बच्चा मतलब आपको रखना है या 2 बच्चे रखने हैं, कैसे कंट्रोल करना है ना? और अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए तो व्हाट शुड डू, क्या करना चाहिए, है ना? उसके अलावा ये भी बताया गया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे केयर करनी है, आफ्टर प्रेगनेंसीज क्या केयर करनी है, बच्चे की क्या केयर होगी, मदर की क्या केयर होगी। ये सब उन पीपल्स को समझाया गया, उन लोगों को समझाया गया। उनको ये भी बताया गया कि आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी हैं इफ यू डोंट वांट कि फर्दर कोई बच्चा हो तो, है ना? ये सब तो हो गया अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके बाद एक चीज आती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है, ये प्रोसेस जो है अब बैन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ये चेक किया जा सकता था कि बेबी मदर के वूम में मेल है या फीमेल, और जिसकी वजह से फीमेल का जो बर्थ है वो कम हो गया। फीमेल का जो रेट था, बर्थ रेट, वो कम हो गया। कैसे? क्योंकि लोग पहले ही फीमेल को मार देते थे, आने ही नहीं देते थे, इसीलिए ये बंद हो गया। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि लड़की पैदा होने पे लोग उसको मार देना, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी माइंडसेट कहीं भी बना हुआ है कि लड़की है तो ज्यादा खुश नहीं होते लोग, इतना नहीं होते। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि मार देंगे, बट स्टिल पहचानना, अगर किसी किसी को चाह भी होती है कि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि मेरा बच्चा लड़का है कि लड़की, उसके लिए भी ये यूज करते हैं कि बस चाहने के लिए बोल देते हैं कि यार मुझे तो बस पता करना है। तब भी ये क्या कर दिया, बैन कर दिया कि भाई आप पता ही नहीं कर सकते, जब तक पैदा नहीं होगा तब तक नहीं पता कर सकते। वैसे तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता ही है कि इसमें क्या होता है ना, फ्लूइड लिया जाता है जो आपका मदर के जो amniotic फ्लूइड होता है मदर की वूम में, उसको थोड़ा सा लिया जाता है और फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसको डाइल्यूट करके या रिसर्च की जाती है, सेल्स वगैरह देखे जाते हैं। नॉर्मली जो प्रोसेस है ये इसलिए यूज होता है ताकि हम कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो चेक कर सके, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, आपकी बॉडी में हीमोफीलिया हो गया, या बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ये सब पता करने के लिए। लेकिन
ये पता करने की जगह लोग सेक्स डिटरमाइन करने के लिए यूज करते थे, इसीलिए इस प्रोसेस को बैन कर दिया। उसके बाद जब आपने देखा कि इतने सारे प्रोग्राम्स है, ये सब है, तो हुआ ये कि हमने ये समझा कि इन सब प्रोग्राम के साथ साथ प्रॉपर एक स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, मेडिकल बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, जिस सबसे ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट था सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, वहां पे सहेली टैबलेट का इन्वेंशन हुआ वहां के साइंटिस्ट के द्वारा। सहेली एक ऐसी टैबलेट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए सबसे बेस्ट है, इसके साइड इफेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। तो ये वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, पिल बोलते हैं इसको, जो शायद वंस इन अ वीक ली जाती है। इसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगी। तो ये वो है जो कि आपकी CDRI इंस्टीट्यूट के थ्रू डिस्कवर की गई थी। उसके बाद रिजल्ट्स मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इन सब की वजह से हुआ ये कि जो मैटरनल हेल्थ है वो अच्छी हुई, जब प्रेगनेंसी के बाद मैटरनल हेल्थ अच्छी हुई, शॉर्ट फैमिलीज ज्यादा देखी गई, STDs पे कंट्रोल रहा, जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हुई। ये सारे प्रोग्राम्स की वजह से ये सारे रिजल्ट्स आए। तो ये था आपकी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज का प्रॉपर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू क्या दे दिया? मैंने समझा ही दिया। अब मैं इसके बाद आपको नोट करा देती हूँ, और नोट कराने के साथ साथ हम एक बार और रिवीजन हो जाएगी, तो हमें प्रॉपर एक आपका प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजीज का टॉपिक हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट पार्ट, जो भी आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो भी इंट्रोडक्शन था उसके बाद। तो हम पढ़ते हैं। इंडिया इज फर्स्ट कंट्री जिसने एक्शन प्लान को नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया और इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, पहली कंट्री थी। उसने क्या दिखाया? एक तो फैमिली प्लानिंग दिखाई, मैंने आपको बता दिया था फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो आया 1951 में। फिर उसने बताया RCH के बारे में। RCH वो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें अवेयरनेस फैलाई गई पीपल्स के बीच में रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के बारे में, और साथ ही फैसिलिटीज और सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई। देन फिर आती है अवेयरनेस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स जितने भी थे। उसमें क्या है? ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब ये जो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाएगी, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी फैलाएगी और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसी थी उनके द्वारा भी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके लिए हमने यंग्स को राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, STI, एड्स एक्सेट्रा, इन सब की इंफॉर्मेशन हमने स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड की। देन एजुकेटिंग पीपल्स, फर्टाइल कपल्स, मतलब लोगों को एजुकेट किया गया जिनके अंदर आते हैं फर्टाइल कपल्स, या फिर जो मैरिज के टाइम के जो जिनकी एज मैरिज वाली होती है, उनको बताया गया बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, कैसे बच्चे की और मदर की केयर की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है बच्चे के स्टार्टिंग के मंथ्स जो होते हैं उस टाइम पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल को हम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो ये सब पढ़ाया गया। देन उसके बाद हमने ये अवेयरनेस भी फैलाई कि जो सोशल एविल्स होते हैं, जैसे सेक्स अब्यूज हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गया, ये हो रहे हैं किस वजह से? अनकंट्रोल्ड जो बर्थ जो है उसकी वजह से, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से। इसकी अवेयरनेस अलग फैलाई क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा है ना। देन आती है एम्नियोसेंटेसिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि इसके थ्रू लोग सेक्स डिटरमाइन करते थे बच्चे का, फीटस का। लेकिन ये यूज किसके लिए होती है? पहले ये प्रोसेस क्या है? Some amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. जो भी उस फ्लूइड में डिसॉल्व सब्सटेंस है और जो फीटल सेल्स है उसको स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि फीटस में होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए। और इसको यूज किया जाता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर टेस्ट करने के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया। बट इसका गलत यूज होता था, इसलिए इसको क्या कर दिया?
बैन कर दिया। अब आते हैं सहेली पे। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि काफी इफेक्टिव है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। ये डेवलप की गई थी साइंटिस्ट के द्वारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CDRI, जो कि है लखनऊ में। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या रहे। तो आपका कंक्लूजन और रिजल्ट ये रहा कि जो अवेयरनेस की गई सेक्स रिलेटेड मैटर की, उसने क्या किया, इंक्रीज किया नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड प्रेगनेंसी। मतलब लोगों ने मेडिकल को मौका दिया प्रेगनेंसी के लिए। ऐसा होता है ना कि घर में ही प्रेग्नेंट वुमेन कोई लेडी को बुला के हेल्प ले लेती है फॉर प्रेगनेंसी, बट वो रिस्की है, इसीलिए इन अवेयरनेस की वजह से मेडिकली असिस्टेड प्रेगनेंसी होने लगी। और उसने क्या किया, बेटर पोस्टनेटल केयर, मतलब उसकी पोस्टनेटल केयर अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि मेडिकली असिस्टेड उसकी प्रेगनेंसी, जो डिलीवरी हुई थी वो मेडिकली असिस्टेड हुई थी। तो वहीं पे हॉस्पिटल में या वहीं पे केयर के साथ जो पोस्टनेटल केयर थी वो काफी अच्छी हुई, और इस वजह से मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गए, कम हो गए। मतलब उनकी डेथ जो रेट था वो कम हो गया। उसके बाद इसके अलावा जो कपल्स थे वो स्मॉल फैमिलीज में देखे गए। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STI। अब जब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, लोग दिखाने लगे, अवेयर हो गए, तो अच्छी डिटेक्शन हुई और जल्द ही क्योर भी हुआ STIs का, STDs का। इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जब देखा अवेयरनेस फैली है तो ऑफ कोर्स मेडिकल फैसिलिटीज तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ी, वो आई, सामने डिटेक्ट हुई, तो फैसिलिटीज भी बढ़ी। तो ये सारे रिजल्ट्स थे, जो भी हमने अवेयरनेस करी, जो भी हमने प्रोग्राम्स किए, उनकी वजह से ये रिजल्ट्स और ये कंक्लूजन आया। तो ये था आपका टॉपिक 1 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एक दोस्त को जरूर शेयर करो, उसकी भी हेल्प होगी, और आप भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।